हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी। आज हम कर रहे हैं साइंस क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक पार्ट 2 है। ये आप सभी देख रहे हैं पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई आइकन पे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 2। आगे की क्लास में चैप्टर्स बड़े बड़े हैं तो हर एक चैप्टर के लिए सेपरेट वीडियो होगा। अगर छोटे हैं तो साथ में भी हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पादपों में पोषण या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो सेकंड चैप्टर था वो था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है वो देख रहे हैं इस वीडियो में हम। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, अब जो प्राणियों में पोषण होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, पोषक तत्वों की आवश्यकता। दूसरा होता है मोड ऑफ इनटेक, मतलब आहार के अंतर ग्रहण की विधि। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 2 मोड्स हो सकते हैं इनटेक करने के, फूड के अंतर्ग्रहण की 2 विधियाँ हो सकती हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषण, और दूसरा होता है विषम पोषण मतलब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, शरीर में आहार का किस प्रकार उपयोग होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण किस प्रकार हो रहा है, तो उसमें हम जो भी चीज़ ले रहे हैं शरीर में, मतलब जो पोषक तत्व ले रहे हैं वो सारी चीज़ें, उसकी विधि और उसका उपयोग। ठीक है, याद रखें कि आवश्यकता, अंतर्ग्रहण और उसका उपयोग, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर बनता है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। अब इसके बाद डाइजेशन का मतलब देखते हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब हम फूड को अंदर ले रहे हैं, भोजन को शरीर के अंदर ले रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल वंस। दोनों में कंफ्यूज ना हो आप, डाइजेशन और न्यूट्रिशन में बहुत ही फ़र्क है। न्यूट्रिशन मतलब उसका उपयोग भी, डाइजेशन मतलब सिर्फ खाने को पचाना। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल वंस, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना। तो हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसे, वो क्या होती हैं, जटिल होती हैं, वो हम सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमें उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बुक में सिर्फ ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में लिखा है। मानव के पाचन के में जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाली हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे आप। क्या है डाइजेशन इन ह्यूमंस, मानव में पाचन। अब इसमें जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी अंग हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है बकल कैविटी या फिर मुख गुहिका। दूसरा है, जैसे बकल कैविटी किसे कहते हैं, जो मुंह का हिस्सा होता है, मुंह के अंदर जो कैविटी है, जो खाली जगह है, उसे कहते हैं कैविटी। तो वो है मुख गुहिका। दूसरा है ईसोफेगस या फिर ग्रास नली या फिर ग्रासिका। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी ग्रासिका या फिर ईसोफेगस। ये किसको जोड़ता है, हमारे माउथ और हमारे स्टमक को। हमारा जो मुख है और हमारा जो आमाशय है उन दोनों को जोड़ता है। जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, स्टमक अर्थात आमाशय। देख रहे हैं ये वाला जो भाग है जे के आकार का होता है, उसे ही हम कहते हैं आमाशय। अब उसके बाद जो अगला है, अगली चीज़ जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत्र भी कहते हैं इसे। तो ये जो हम हिस्सा देख रहे हैं हल्के गुलाबी रंग में, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत। अब उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत या फिर बृहदांत्र भी कहते हैं इसे। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है रेक्टम या फिर मल द्वार। ठीक है, और उसके बाद जो आखिरी हिस्सा आता है वो आता है एनस या फिर गुदा। अब देखो इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल। अब हम भोजन ले रहे हैं मुख से और वो किस किस जगह से जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है तो उसे हम कहेंगे आहार नाल। ठीक है, तो हमारे मुख से लेकर हमारी गुदा तक, मतलब हमारे माउथ से लेकर एनस तक, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल या फिर पाचन नली। और इसके साथ साथ जो भी हमारी ग्रंथियाँ इसमें हैं, जैसे कि लार ग्रंथि या फिर लाला ग्रंथि भी है,
उसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, पाचन तंत्र बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये ऑर्गन्स ना जोड़ें, इसके साथ साथ ग्रंथियाँ भी हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें अच्छे से देखते हैं डिटेल में। अब माउथ और बकल कैविटी मतलब मुख और मुख गुहिका में क्या होता है। तो मुख द्वारा हम क्या करते हैं, माउथ से हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, है ना, भोजन को अंदर ले रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इंजेशन या फिर अंतःग्रहण, मतलब भोजन को अंदर लेना, इसे ही हम कहते हैं अंतःग्रहण। अब हमारे मुख में, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं ये याद रखें। 4 इंसीसर्स होते हैं या फिर कृदंतक, 2 कनाइन टीथ होते हैं या फिर रदनक, और 4 प्रीमोलार मतलब अग्रचवर्णक, और 6 मोलार या फिर चवर्णक। तो जो इंसीसर्स या कृदंतक होते हैं वो किस काम में आते हैं, काटने के काम में आते हैं। कनाइन जो ये रदनक होते हैं वो किस काम में आते हैं, वो किसी भी चीज़ को छीलने में ज़्यादातर काम आते हैं। और चौथा पॉइंट दिया है और जो 4 होते हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक मतलब प्रीमोलार और मोलार, ये किस काम आते हैं, ये हमारे खाने को चबाने के काम में आते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ दी गई थी बुक में, अब बुक में एक और चीज़ दी गई थी, वो थी कि हमारा जो जीभ है उसके कई हिस्से हैं, कि इस भाग में हम मीठी चीज़ का पता लगता है, इस भाग में कड़वी चीज़ का पता लगता है। तो वो मैंने काफ़ी सर्च किया उस पर, तो ऐसा कोई रिसर्च स्टडी शो नहीं करती है कि हमारी जो टंग है, हमारा जो जीभ का हिस्सा है वो किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट को बताता हो। ठीक है, तो वो चीज़ को आप एलिमिनेट करें, वो चीज़ सही नहीं दी गई है पूरी तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद माउथ में क्या होता है, हमारी जो बकल कैविटी होती है उसमें हम जब जो भोजन ले रहे हैं उसमें जो भी स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मंड है, वो बदलता है किस में, शर्करा या फिर शुगर में। किसकी हेल्प से, किससे मिलके, सलाइवा से मिलके, लाला या फिर लार से मिलके वो किस में बदलता है, शर्करा में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माउथ में क्या होता है, सिर्फ स्टार्च का कन्वर्जन होता है, मतलब सिर्फ स्टार्च थोड़ा डाइजेस्ट होता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अराउंड 30% डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो भी पाचन है वो कहाँ होगा, हमारे आमाशय में होगा। ठीक है, अब उसके बाद ईसोफेगस या फिर ग्रासिका, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ क्या करता है, हमारे माउथ मतलब मुख और हमारे आमाशय को जोड़ता है और खाने को वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स माउथ एंड स्टमक एंड पासेस फूड, मतलब आमाशय में भोजन सरकाता है। अब इसके बाद जो तीसरा अंग है वो क्या है, आमाशय है, स्टमक है। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट मतलब सबसे चौड़ा भाग है आहार नाल का। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसका सबसे चौड़ा भाग है स्टमक। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछने के काफ़ी चांसेस हैं। म्यूकस, अब ये जो स्टमक है वो क्या करता है, स्टमक की जो भित्तियाँ हैं उससे, मतलब जो उसकी जो इनर लाइनिंग है उससे 3 चीज़ें निकलती हैं। पहला क्या है, म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है डाइजेस्टिव जूसेस। अब म्यूकस या फिर श्लेष्मल ये किस काम में आता है, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा में काम में आता है। ठीक है, मतलब देखो जो हमारा स्टमक है वो क्या कर रहा है, एसिड भी मतलब अम्ल भी निकाल रहा है, तो उससे बचाने के लिए म्यूकस भी निकलता है, मतलब श्लेष्मल भी निकलता है, ताकि वो जो एसिड है उससे उसको कोई नुकसान न पहुँचे, उसकी जो भित्तियाँ हैं उनको कोई नुकसान न पहुँचे, इसी वजह से श्लेष्मल भी निकलता है। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक को। अब दूसरी जो चीज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका काम क्या होता है। अब देखो हम जो भोजन के साथ बहुत सारी चीज़ें भी शरीर में चली जाती हैं, अब उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उनको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, वो क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और निकलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस या फिर पाचक रस। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे पाचन आसानी से होता है, या पाचन कह सकते हैं पाचन उसी द्वारा होता है। तो वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को। याद रखें, स्टमक में क्या
हो रहा है, किसका पाचन हो रहा है, मुख्यतः प्रोटीन्स का हो रहा है। प्रोटीन का विघटन होता है, बाकी और किसी चीज़ का विघटन नहीं होता है, ये याद रखें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम्स में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दे वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे वीडियोज़ के लिए। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर क्षुद्रांत। अब इसकी लंबाई तो काफ़ी होती है, मगर इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं या फिर छोटी आंत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो चौड़ाई होती है, जो इसका विड्थ होता है, वो काफ़ी कम होता है बड़ी आंत के मुकाबले। मतलब बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले काफ़ी कम होता है इसका डायामीटर, इसका जो व्यास होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें पहली तो चीज़ है कि अब इसका काफ़ी हिस्सा होता है। जो शुरुआती हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, उसमें भोजन के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब कौन सी चीज़ें मिलती हैं? इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज एंड ओन जूसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यकृत अग्नाशय द्वारा जो स्राव होता है वो मिलता है, ठीक है। उसका जो शुरुआती हिस्सा होता है उसमें इन सभी का स्राव मिलता है, लीवर का मिलता है, पैनक्रियास का मिलता है, ठीक है। यकृत और अग्नाशय का स्राव मिलता है, और इसकी भित्ति द्वारा भी कुछ स्राव होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। अब जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, वो ये कि लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो हमारा यकृत है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछने के, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैनक्रियाज है या फिर लीवर है। तो आंसर है लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ठीक है। अब इसके बाद अब लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर कौन सा स्राव करता है? वो स्राव करता है बाइल जूसेस का, पित्त रस का, ठीक है। अब ये जो बाइल जूसेस हैं, जो हमारा पित्त रस है, वो कहाँ पर जमा होता है? वो जमा होता है गॉल ब्लैडर में या फिर पित्ताशय में। अब गॉल ब्लैडर कहाँ से आ गया, ये तो हमने देखा ही नहीं था। तो लीवर का ही एक छोटा सा भाग है गॉल ब्लैडर, एक थैलीनुमा आकार है, उसी में हमारा जो पित्त रस है वो जमा होता है, ठीक है। ये कोई अलग से ऑर्गन नहीं है, ये लीवर का ही हिस्सा है, ठीक है, यकृत का ही भाग है। अब इसके बाद जो हमारा पैनक्रियाज है, अग्नाशय, वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, मतलब जो अग्नाशयिक रस है उसका स्राव करता है। और इंटेस्टिनल जूसेस और जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्षुद्रांत है, उसकी भी उसमें से भी कुछ रस निकलते हैं। तो ये जो दोनों पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन जूसेस हैं, ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब बाइल द्वारा क्या होता है, बाइल जो हमारा पित्त है उससे फैट मतलब जो वसा है वो फैटी एसिड्स मतलब वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में विघटित होता है, ब्रेक डाउन होता है। और पैनक्रियाटिक जो जूसेस हैं, जो अग्नाशयिक रस हैं, उनके द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा मंड वो शर्करा में बदलता है, वसा जो है हमारा जो फैट्स है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, और प्रोटीन्स किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में। अब इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी जो छोटी आंत है, उसमें क्या होता है, जब सारी चीज़ें विघटित हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो उसके बाद जब वो आगे फूड पास होता है, जब भोजन आगे सरकता है छोटी आंत में ही, तब उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो उसकी वॉल्स हैं, जो उसकी भित्तियाँ हैं, उसमें विलाय होते हैं या फिर रसांकुर होते हैं, मतलब जो बाल के आकार में होते हैं उसकी भित्ति पर, उसके इनर मेम्ब्रेन में। तो इससे क्या होता है, इसके होने का फ़ायदा ये है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। कोई भी चीज़ में जब हम कोई टेक्सचर बना देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका जो पृष्ठभाग है वो बढ़ जाता है। पृष्ठभाग बढ़ने का फ़ायदा क्या, कि एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा, फास्ट होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अवशोषण की प्रक्रिया होती है जब खाना छोटी आंत में आगे सरकता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, मतलब स्वांगीकरण भी होता है। मतलब
जब खाना अवशोषित हो गया, जब विलाय के द्वारा, जब रसांकुरों के द्वारा खाना जब अवशोषित हो गया तो वो किस में मिल गया, वो रक्त में मिल गया, ब्लड में मिल गया। और ब्लड हमारा क्या करेगा, उसको लेके जाएगा सभी कोशिकाओं तक, सभी सेल्स तक लेके जाएगा। और सेल्स क्या करेंगी, उसका यूज़ करेंगी। यूज़ किस प्रकार करेंगी, उसको एटीपी में बदल देंगी। मतलब हमें यूज़ करने के लिए हमें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी उससे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का। तो इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। दोनों में फ़र्क पता रखें कि एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है, एसिमिलेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब इसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तो अवशोषित हो नहीं पाएंगी, सारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, सारा डाइजेशन अच्छे से पूरी तरीके से नहीं होगा। तो जो चीज़ें बच जाएंगी वो किस में जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन में, बृहदांत या फिर बड़ी आंत में। ये कितना, इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 1.5 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एब्जॉर्प्शन, होता है वाटर और सॉल्ट्स का, मतलब जल और लवणों का अवशोषण होता है। एब्जॉर्ब होते हैं वाटर और सॉल्ट्स। ठीक है, किससे, अनडाइजेस्टेड फूड से, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उससे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो डायरिया होता है, दस्त जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा बृहदांत्र है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें फूड पॉइजनिंग से या किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर का जो पानी है, जो वाटर लेवल है, वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन काम नहीं कर पाएंगे, है ना। जब उस पर इन्फेक्शन हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएंगे, मतलब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो इसी को हम दस्त कहते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ORS देना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखें कि डायरिया में हमारे शरीर का कौन से भाग पर प्रभाव पड़ता है, या कौन सा भाग खराब होता है, या कह सकते हैं किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, बृहदांत है। अब इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स रेक्टम। ठीक है, अब जो अपचित पदार्थ है, जो भी चीज़ें नहीं पची हैं इसके बाद भी, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से पास होने के बाद जो नहीं पची हैं वो किस में जाएगा, हमारे मलाशय में जाएगा, रेक्टम में जाएगा, और फिर उसके आगे जाएगा कहाँ, इजेशन होगा, किसके द्वारा, एनस के द्वारा, गुदा द्वार द्वारा हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था डाइजेशन इन ह्यूमन में, हमारे शरीर में, ह्यूमंस में, मनुष्यों में किस प्रकार डाइजेशन होता है, उसमें ये सारी चीज़ें थीं। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास खाने वाले जानवर हैं, उनमें किस प्रकार पाचन होता है। ठीक है, तो उसमें भी बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, जैसा हमने मनुष्य में पाचन पढ़ा, उसी प्रकार सारी चीज़ें घास खाने वालों में भी होती है। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, क्या होता है वो, रूमेन। ठीक है, उनके शरीर में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है, क्या कहते हैं हम उसे, रूमेन कहते हैं, कि किसका भाग होता है, आमाशय का भाग होता है, पार्ट ऑफ स्टमक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, घास खाने वाले जितने भी प्राणी हैं वो पहले घास खा लेते हैं जल्दी जल्दी, और वो कहाँ पर जाके जमा होता है, वो रूमेन में जमा होता है, और फिर वो रूमेन से क्या करती हैं, जब वो बैठ जाती हैं तो वो बैठ जाने पर रूमेन से मुंह के अंदर लेते हैं और जुगाली करते हैं, उसी को हम कहते हैं रूमिनेशन, या फिर रोमंथन, या फिर जुगाली करना। ठीक है, तो जब रूमेन में खाना चला जाता है पहली बार में तो उसे हम कड कहते हैं। तो रूमेन में और क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हॉर्स और जो रैबिट है, ठीक है, इनमें क्या होता है, एक अलग सा ऑर्गन होता है, रूमेन के अलावा भी वो क्या होता है, केकम होता है, जिसे हम अंधनाल कहते हैं, और ये भी कैसा काम करता है, ये बैक्टीरिया के एक्शन से काम करता है, जीवाणु उसमें भी होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जीव आ गया, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम सुनते आ रहे हैं, अमीबा का। अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है, सूडोपोडिया की मदद से, जो पादाब होते हैं, ठीक है, उसके ऐसे पैर होते हैं,
तो उसे ही हम कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, ये पैर जैसा दिख रहा है तो इसी को कहते हैं सूडोपोडिया। ये क्या करता है, जहाँ भी खाना देखेगा वो उसके पास जाके उसको अपने अंदर ले लेगा और वो फूड वैक्यूल में चला जाएगा, खाद्य धानी में चला जाएगा और फिर डाइजेशन होगा डाइजेस्टिव जूसेस द्वारा, मतलब पाचक रसों द्वारा पाचन होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गोट का जो मिल्क होता है, बकरी का जो दूध होता है, वो ज़्यादा सुपाच्य है काऊ के मिल्क से। जो गाय का दूध है उसकी अपेक्षा गोट का मिल्क मतलब बकरी का दूध ज़्यादा सुपाच्य है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे फैट्स होते हैं जो सरल हैं, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, इसी कारण वो ज़्यादा सुपाच्य होता है। अब इसके बाद आप प्रिपरेशन बी को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो सब पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पर भी आप प्रिपरेशन बी को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।